गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो लोग भी अपना खुद का टैटू स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोग को कितना खर्चा हो सकता है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपको भी पता है आज के टाइम में टैटू फैशन हो गया है, तो यंगस्टर से लेके बड़ों तक सभी लोग करवाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो ही वो स्टूडियो प्रोफेशनल दिखेगा। अगर आपके आजू बाजू सप्लायर है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मत लो, वहाँ पर सप्लायर के पास जाके आप प्रोडक्ट बाय करो। इस टैटू के लिए इतना अमाउंट चार्ज हम लोग करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे तो ही आपका स्टूडियो प्रीमियम दिखेगा। कम बजट में भी आपका स्टूडियो अच्छा दिख सकता है। सो गाइस अब बात करते हैं, अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर एक शॉप उनको रेंट पे लेना है जहाँ पर अपना वो स्टूडियो स्टार्ट कर सके। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला हुआ है, जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, यूट्यूब से मैंने देख के सीखा था और मैंने वो टाइम पे सोचा भी नहीं था कि आगे जाके एक दिन मैं भी यूट्यूब पे ऐसा किसी को सिखा सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो लोग भी अपना खुद का टैटू स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोग को कितना खर्चा हो सकता है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोग का बजट नहीं है एक टैटू स्टूडियो स्टार्ट करने का, तो वो लोग के लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है लोकेशन। अगर आप लोग को टैटू स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पर आप एक टैटू स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर वो आगे जाके चलेगा। तो उसके लिए आपको अभी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि एक लोकेशन अच्छा हम लोग को किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख के रखे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाते जाता हूँ। सबसे पहला है एरिया कि आप कौन से एरिया में टैटू स्टूडियो ओपन करना चाहते हो। उसके बाद है वहाँ पर वोकेबल क्राउड होना चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ पर वोकेबल क्राउड ज़्यादा आना चाहिए, मतलब कि चल के आती जाती होनी चाहिए। तो वो हिसाब से आपको वोकेबल क्राउड जहाँ पर ज़्यादा हो वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है। वोकेबल क्राउड इसलिए क्योंकि अभी जितनी ज़्यादा पब्लिक आपके शॉप के आजू बाजू से निकलेगी तो वो ज़्यादा चांस है कि आपके स्टूडियो में क्लाइंट ज़्यादा आएंगे। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप जहाँ पर भी आप लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो अपने स्टूडियो के लिए, तो ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करो कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल हो। मतलब कि कोई भी ट्रेन से भी आ सकते हो, मतलब कोई क्लाइंट दूर से अगर आना चाहता है तो वो भी आ सकते हैं, या फिर बस से या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। तो इस एरिया में आपको जो अपना स्टूडियो है वो लोकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है गाइस कंपटीशन एरिया। इसका मतलब कि जो भी लोकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडियो के लिए, उस एरिया में और बाकी कितने टैटू स्टूडियो है और वो कैसे चल रहे हैं, वो आर्टिस्ट का काम कैसा है और कितने सालों से है, उनके पास कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं डेली के, वो सब आपको रिसर्च करना है। तो आपको पता चलेगा कि वो लोकेशन में आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, और वो हिसाब से अभी समझ लो आप एकदम बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम टैटू स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा वो हार्ड होगा, क्योंकि जो बंदा पहले से वहाँ पर टैटू स्टूडियो ओपन करके बैठा है उनके पास चांसेस ज़्यादा है क्लाइंट्स आने के, और आपके पास थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी चलेगा, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड है। बट थोड़ा स्टार्टिंग में अगर कह सकते हैं कि जब आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम अपना टैटू स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है कि जल्दी से जल्दी आपका जो स्टूडियो है वो ग्रो करे। के बाद नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब कि पब्लिक का इंटरेस्ट कैसा है। जो भी एरिया में आप स्टूडियो ओपन करना चाहते हो, जहाँ पर लोकेशन आपने ढूंढा है टैटू स्टूडियो ओपन करने के लिए, वहाँ का जो क्राउड है, पब्लिक है, उन लोग का इंटरेस्ट टैटूइंग में है कि नहीं, आर्ट से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट है या नहीं, ये आपको रिसर्च करना है। वो किस तरह से आप कर सकते हो, समझ लो कोई टैटू स्टूडियो है वहाँ पर आपको सिर्फ ये आपको एक अंदाज लगाना है और रिसर्च करना है कि उस बंदे के पास रेगुलर कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, वीकेंड्स पे कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास आ रहे हैं तो फ्यूचर में हो सकता है मेरे पास भी आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आएंगे, बट आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है वो। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उस एरिया में जो भी पब्लिक है, जो भी क्राउड है, उन लोग का इंटरेस्ट आर्ट से रिलेटेड चीज़ों में है या टैटूइंग से रिलेटेड चीज़ों में है, तो वो आपको रिसर्च करना है। उसके बाद है जनरेशन एज। जनरेशन एज का मतलब है कि मोस्टली देखने जाए तो यंगस्टर ज़्यादातर टैटूज करवाते हैं। आपको भी पता है आज के टाइम में टैटू फैशन हो गया है, तो यंगस्टर से लेके बड़ों तक सभी लोग करवाते हैं।
तो ये चीज़ आपको सिर्फ एक ध्यान में रखनी है कि मोस्टली अभी मैं आपको एज बताऊँ तो 18 से लेके 35 इयर्स तक के मोस्टली बहुत ज़्यादा टैटू करवाते हैं, और 35 से 40 तक बहुत कम लोग हैं, उसके बाद तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा करवाता रहेगा। तो ये भी आपको रिसर्च करना है कि उस एरिया में यंगस्टर क्राउड कितना है और उनका इंटरेस्ट कैसा है, ये सब चीज़ स्टूडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करना है। उससे आपको पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर मेरा स्टूडियो जो है मैं ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा स्टूडियो चलने का चांसेस ज़्यादा है। सो गाइज ये सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद सेकेंड पॉइंट आता है स्टूडियो की साइज़ कितनी होनी चाहिए। अभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर, कितना आपको स्टूडियो का साइज़ रखना चाहिए, और वो भी लोकेशन के हिसाब से। अभी समझ लो हर एक एरिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग जगह का अलग अलग रेट्स रहते हैं। कोई रेंट पे अगर लेना चाहता है तो हर एक जगह पर अलग अलग रेंट्स रहते हैं, कहाँ पर ज़्यादा रहता है, कहाँ पर कम रहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो, वो हिसाब से आपका स्टूडियो का आप सिलेक्शन कर सकते हो, कितना साइज़ आपको चाहिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो समझ लो आपके स्टूडियो में मिनिमम 2 लोग हैं, एक आप खुद हो आर्टिस्ट हो और एक समझो रिसेप्शनिस्ट आपने रखा हुआ है या कोई और आर्टिस्ट रखा हुआ है, 2 लोग मिनिमम है आपके स्टूडियो में। तो आपके स्टूडियो में कह सकते हैं 100 से 125 स्क्वायर फीट के अंदर आप इजीली कर सकते हो अपना स्टूडियो स्टार्टअप। ज़्यादा आर्टिस्ट हो, 5-6 आर्टिस्ट हो या 10 आर्टिस्ट हो, तो वो हिसाब से आप स्टूडियो बड़ा भी ओपन कर सकते हो। तो बिगिनर लेवल पे जो भी है वो 2 आर्टिस्ट मिनिमम रख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगा कि एकदम बड़ा स्टूडियो मत लो। सिंपल मैं बताऊँ तो 2 आर्टिस्ट का जगह वो स्टूडियो में होना चाहिए, मतलब कि 2 आर्टिस्ट कंफर्टेबल उस स्टूडियो के अंदर टैटूइंग कर सकते। और अगर समझो क्लाइंट्स के साथ 2-3 लोग आ भी रहे तो एक स्टूडियो के अंदर 5 से 6 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकने चाहिए, उतना आपका स्टूडियो होना चाहिए। तो 100 से 125 स्क्वायर फीट के अंदर आपका स्टूडियो आप इजीली ओपन कर सकते हो। मेरा भी स्टूडियो भी जो अभी है वो भी इतना ही है, 125 स्क्वायर फीट के अराउंड है। तो इतना स्टूडियो आपका होना चाहिए। उसके बाद गाइज आता है इंटीरियर एंड डेकोरेशन। तो अगर समझ लो आप अच्छे लोकेशन में अच्छा स्टूडियो खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटीरियर भी वो हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा करके आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप हाईफाई लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर क्राउड भी वो हिसाब से आएगा। इंटीरियर का सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भी क्लाइंट्स आपके स्टूडियो में टैटू करवाने आएगा तो आपका काम तो वो बाद में देखेगा, सबसे पहले वो इंटीरियर पे उसका नज़र जाएगा। तो जो भी स्टूडियो के अंदर क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले आपका इंटीरियर देखते हैं, वहाँ की वाइब देखते हैं। तो आपको वो वाइब, स्टूडियो की एक वाइब क्रिएट करने के लिए आपको इंटीरियर भी वो हिसाब से करना पड़ेगा। इंटीरियर के अंदर भी आप अपने बजट के हिसाब से करवा सकते हो, बट एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो ही वो स्टूडियो प्रोफेशनल दिखेगा। वो क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए। जितना हो सके कम बजट के अंदर भी आप अच्छा स्टूडियो बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर के अंदर भी आप, मैं बेसिक चीज़ें अगर बताऊं तो समझ लो कोई डेकोरेशन भी होना चाहिए, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि आप हर वॉल पे आप सिंपल रखोगे। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वाला पार्ट भी होना चाहिए जो कि एक स्टूडियो का फील आए। और स्टूडियो के अंदर समझ लो अभी कोई डेकोरेटिव लाइट्स है या पेंटिंग से, आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे अभी मेरे स्टूडियो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने जो स्केच किया था लॉकडाउन के टाइम पे, वो सारी ये फ्रेम बना के मैंने लगवा दिया है। क्योंकि अभी मेरा स्टूडियो में घर के अंदर ये मेरा कोई प्रोफेशनल, मैंने बाहर शॉप रेंट पे रख के मैंने स्टूडियो ओपन नहीं किया है, तो इस हिसाब से मैंने अभी टेम्पररी ये सारी चीज़ें लगाई है। बट अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो ओपन कर रहे हो तो वो हिसाब से आप अपना जो आर्ट है वो भी फ्रेमिंग बना के इस तरह से आप लगा सकते हो। जो भी टैटूज आपने किए वो उसका भी फोटोग्राफ अच्छा क्लिक करके वो भी फ्रेम बना के लगा सकते हो, ताकि जो कोई भी क्लाइंट अगर आपके स्टूडियो में आता है वो वहाँ पर उसके साथ जो भी फ्रेंड्स या फैमिली आते हैं वो लोग भी आपका काम देख सके, और एक वॉल भी आपका अच्छा डेकोरेटिव लगेगा। उसके बाद कोई पेंटिंग्स है या म्यूरल्स है, सीलिंग लाइट्स है, डेकोरेटिव लाइट्स है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने स्टूडियो के अंदर लगा सकते हो। छोटा सा साउंड सिस्टम भी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उस स्टूडियो के अंदर रखनी है। वो हिसाब से आपको अपना स्टूडियो का इंटीरियर भी करवाना है। एंड वीडियो के एंड में गाइज मैं ये भी बताऊंगा कि सारी चीज़ों का खर्चा मिला के कितना हो सकता है, तो वीडियो स्किप मत करना। उसके बाद गाइज बारी आती है इक्विपमेंट्स की। जो भी आप टैटू के रिलेटेड मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे वो सारी चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। अभी इसमें मैंने बहुत सारा पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, मैंने सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अभी मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को।
सबसे पहला है मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, सीधी बात है। उसके बाद नीडल है, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई मतलब कि जो लोग कॉइल मशीन यूज़ करते हैं उन लोग के लिए पावर सप्लाई भी आपको लेना पड़ेगा। इंक्स है, डिस्पोजेबल ट्यूब्स एंड ग्रिप्स है। जो लोग कॉइल मशीन यूज़ करते हैं उसमें आगे जो टिप्स रहती है वो भी आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यूज एंड थ्रो जो ट्यूब्स रहती है, ग्रिप्स रहती है, वो आपको लेना पड़ेगा। स्टेंसिल पेपर है, चेयर एंड टेबल है, आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स है। जितने भी आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स है वो आपको ऑलरेडी रखना पड़ेगा स्टूडियो के अंदर। उसके बाद है ग्लव्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसके बाद क्लिप कॉर्ड्स एंड फुट पेडल्स, स्टेंसिल प्रिंटर, आर्म रेस्ट, रिंग लाइट, टैटू बेड, फिर ट्रॉली। ये सारी चीज़ जो है बेसिक चीज़ वो सब आपको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप छोटा स्टूडियो करो या बड़ा स्टूडियो करो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग को जानना है कि एक स्टूडियो के अंदर क्या क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, तो स्टूडियो टूर वाला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सारा चीज़ मैंने डिटेल में दिखाया है, और क्या क्या चीज़ मैंने कितने में ली और टोटल मेरा खर्चा कितना आया था वो भी मैंने उसमें दिखाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा क्या क्या चीज़ मैंने ली है और कितने का आया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारी लिंक्स दे रहा हूँ अमेजोन की, जहाँ से आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। क्योंकि आपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है, स्टूडेंट्स है, वो ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे विलेज में रहते हैं जहाँ पर आजू बाजू कोई टैटू के सप्लायर नहीं है। तो उन लोग डायरेक्ट अमेजोन से या ऑनलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हो। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। अगर आपके आजू बाजू कोई सप्लायर नहीं है तभी, अगर आपके आजू बाजू सप्लायर है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मत लो, वहाँ पर सप्लायर के पास जाके आप प्रोडक्ट बाय करो। यही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको दो चीज़ और देखने मिलेगी, आप उनसे पूछ सकते हो, आपको और नॉलेज मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपके आजू बाजू सप्लायर नहीं है तभी आप ऑनलाइन परचेस करो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, और कुछ भी परचेस करना है तो कर सकते हो। उसके बाद गाइज अब मेन पॉइंट आता है जिसके मदद से आपका स्टूडियो है वो धीरे धीरे करके ग्रो होगा, और जिसके वजह से आपका स्टूडियो चलेगा, वो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाहे छोटा स्टूडियो करो, बड़ा स्टूडियो करो, कोई भी प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट रहेगा वो भी ये चीज़ उनको करना ही पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के बिना आपका काम बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्लाइंट आएंगे। और इसके लिए आज के टाइम में अगर मैं बताऊँ तो बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जो भी अकाउंट्स रहते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी, तो उसके अंदर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसके भी पॉइंट्स लिखे आपको आइडियाज़ देने के लिए। तो सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम में भी आप एड रन कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप अपना टैटू का जो पेज है वो एक बना के एड रन कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद लोकल प्रिंट है, इसके लोकल प्रिंट मतलब कि आप ही समझ लो स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप छोटे मोटे पैम्पलेट या विजिटिंग कार्ड छपवा के आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी आपके वहाँ पर टैटू इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं क्लाइंट, तो उनको भी आप विजिटिंग कार्ड या पैम्पलेट दे सकते हो, ऑफर छपवा सकते हो। मतलब न्यूज़पेपर के अंदर जो पैम्पलेट डालते हैं वो भी आप करवा सकते हो। तो स्टार्टिंग में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो तो इतना मार्केट के अंदर आपका स्टूडियो का नाम नहीं है, आपका इमेज नहीं है, तो वो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। कि एक बार मार्केट के अंदर आपका नाम हो जाएगा, उसके बाद क्लाइंट, उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। बट जब तक नहीं होता है तब तक आपको छोटी छोटी चीज़ भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है कन्वेंशन एंड इवेंट्स। तो कन्वेंशन और इवेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो समझ लो कोई इवेंट हो रहा है, बड़े बड़े बहुत सारे टैटूज के इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके खुद का स्टॉल लगाकर आपका जो टैटू स्टूडियो का नाम है वो मार्केट में लेके जा सकते हो। वो हिसाब से वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो ये मत सोचना कि वहाँ पर मुझे पैसा पे करना पड़ेगा या जो भी चीज़ है। तो इस तरह से वहाँ पर दुनिया भर के आर्टिस्ट भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, तो उसके थ्रू आपका नाम मार्केट में जाएगा, तब जाके आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो सकता है। उसके बाद गाइस है कंटेंट मार्केटिंग। इसका मतलब कि आज के टाइम में आप लोग भी इंस्टाग्राम पे देखते रहोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते रहोगे, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है छोटे मोटे या थोड़े बहुत फेमस है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, वो लोग क्या करते हैं कि रील्स बनाते हैं। कोई भी चीज़ अभी समझ लो यहाँ पर नया टैटू स्टूडियो खुला है या कोई खाने पीने की नई शॉप खुली है, तो वहाँ पर जाके एक रील्स बनाते हैं, वो रील्स अपने पेज पे अपलोड करते हैं, तो उनके थ्रू वहाँ पर
ज़्यादा पब्लिक जाती है, ज़्यादा पब्लिक तक वो मैसेज पहुंचता है, वो वीडियो पहुंचता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो पैसा लेके करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर कितने फॉलोअर्स है, वो हिसाब से वो लोग कुछ अमाउंट चार्जेस करते हैं, वो आपको पे करके उसके थ्रू आपका फायदा ये होगा कि अभी समझ लो आप उनको अपने स्टूडियो में बुला रहे हो, आप उनको एक फ्री में टैटू भी करके दे सकते हो। उसके बदले में अगर वो पैसा चार्ज कर रहे हैं तो आप उनको पैसा दे सकते हो। अदरवाइज अगर वो फ्री में भी आपका जो है एडवर्टाइजिंग रील्स बना के वो अपने अकाउंट में अपलोड कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप उनको फ्री में टैटू बना के दो, उसके बदले में वो आपका स्टूडियो का जो पूरा एक रील बना के अपने अकाउंट में अपलोड करेंगे तो उसके जितने भी फॉलोअर्स है वो भी वो वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ आपको भी टैग करेंगे, तो उनके थ्रू भी आपके पास क्लाइंट्स आने के बहुत सारे चांस बढ़ जाएंगे। तो आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा चलता है और मोस्टली चलता है फूड ब्लॉगिंग के अंदर। कहाँ पर भी आप देखो, मेरे भी इंस्टाग्राम पेज में बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स है या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो ऐसे सब रील्स बनाते रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर को ही बोलना है, आप खुद भी अपना रील्स बना के अपलोड कर सकते हो। बट अभी समझ लो आपके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है तो आप किसी और से करवा सकते हो मार्केटिंग, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद पॉइंट है गाइस स्टाफ, कि आपके स्टूडियो के अंदर आपको कितना स्टाफ रखना है। अभी समझ लो मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब आप स्टूडियो ओपन कर रहे हो तो मिनिमम 2 लोग आपके स्टूडियो में होना चाहिए। अभी तो मैं तो खुद अकेला कर रहा हूँ क्योंकि मैंने घर पे ही अपना स्टूडियो बनाया है। बट अगर आप किसी लोकेशन में या अच्छे एरिया में कर रहे हो, अपना स्टूडियो ओपन कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 2 लोग का स्टाफ रखना पड़ेगा। क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अभी समझ लो आप खुद मेन आर्टिस्ट हो और आपके अंडर भी कोई आर्टिस्ट है या कोई रिसेप्शनिस्ट आपने रखा हुआ है, तो उनका काम क्या है कि जब आप टैटू कर रहे हो और कोई क्लाइंट इंक्वायरी के लिए आते हैं तो वो उनको संभालेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि उनको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, प्लेसमेंट कहाँ पर चाहिए, प्राइसिंग का बात करेंगे, वो सारी चीज़ वो हैंडल करेंगे। और ऐसा कोई बंदा आपको ढूंढना है कि जो टैटू भी बना सकता है और रिसेप्शनिस्ट भी, एज ए रिसेप्शनिस्ट भी वो काम कर सकता है। तो जब समझ लो रिसेप्शन का काम नहीं रहेगा, मतलब इंक्वायरीज नहीं रहेंगी, तो वो आपका भी काम में हाथ बटा सकता है। क्योंकि समझ लो कोई बड़ा पीस है तो वो दोनों मिलकर आप बना सकते हो, या फिर 2 लोग को साथ में टैटू बनाना है तो आप अलग अलग जन को टैटू साथ में बना सकते हो। तो 2 जन का स्टाफ मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको होगा। उसके अलावा अगर समझ लो आप बड़ा स्टूडियो ओपन करना चाहते हो कि आपके पास पूरे 6-7 आर्टिस्ट का टीम है, फोटोग्राफर्स है, तो वो सारी चीज़ में आपको क्या क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आर्टिस्ट, समझ लो आपके पास 5 आर्टिस्ट है एक स्टूडियो के अंदर, आपका स्टूडियो भी बड़ा है, आप बड़ा स्टूडियो ओपन कर रहे हो तो 4 से 5 आर्टिस्ट है। उसके अलावा एक आध फोटोग्राफर होना चाहिए। फोटोग्राफर की जब आप टैटू बना रहे हो तो वो टाइम पर वो आपके फोटोज क्लिक करेगा, जो आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हो, एज ए एडवर्टाइजमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो रील्स बना कर एडिटिंग करके। तो फोटोग्राफर भी ज़रूरी है, रिसेप्शनिस्ट भी ज़रूरी है। मतलब कि जब सारे आर्टिस्ट टैटू बनाते रहेंगे वो टाइम पे कोई क्लाइंट आते तो वो उसके साथ डिस्कस कर सकने चाहिए। रिसेप्शन काउंटर पे जो भी बैठेगा उनका काम यही रहेगा, जो भी क्लाइंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं तो उनको डिज़ाइन सजेस्ट करना, उनको पूछना उनका मतलब कि उनको कैसा टाइप का डिज़ाइन चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सारी चीज़ उसके साथ डिस्कस करना और फाइनल आपको करके देना। उसके बाद है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए आपके स्टूडियो के अंदर जिसको मार्केटिंग का पूरा नॉलेज हो, जो एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर सके, जिसके थ्रू आपके पास कंटिन्यू क्लाइंट आते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक ऐसा बंदा हायर करो जिसको मार्केटिंग भी आता हो, जो वेब डिज़ाइनिंग भी जानता हो, तो वो दोनों चीज़ कर सकता है। मार्केटिंग में ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका जो स्टूडियो का वेबसाइट रहेगा वो वेबसाइट भी वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहना चाहिए। मतलब जो भी आप लेटेस्ट टैटू बनाओगे उसके भी फोटोज़ एंड जो भी सारी चीज़ आपके एक वेबसाइट में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स या जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी चीज़ आपके वेबसाइट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ एक ही बंदा कर सकता है इजीली। तो ऐसा कोई बंदा हायर करो जो मार्केटिंग भी जानता हो और वेब डिज़ाइनिंग भी जानता हो। उसके बाद गाइज है क्लीनिंग का स्टाफ। क्लीनिंग के लिए आपको एक बंदे को रख सकते हो कि वो जब आप स्टूडियो सब काम ख़त्म हो जाएगा तभी आपका पूरा स्टूडियो जो है वो क्लीन करेगा, और सुबह आपके स्टूडियो आने से पहले भी वो सारा कुछ जो है झाड़ू पोछा, जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सब वही बंदा करेगा। तो उससे आपका भी टाइम बचेगा और स्टूडियो भी आपका क्लीन रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे लोकेशन में एक प्रोफेशनल स्टूडियो खोल रहे हो तो स्टूडियो आपका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक
अकाउंट संभालने वाला भी बंदा चाहिए, तो वही काम आप रिसेप्शन काउंटर पे जो बैठ रहा है वही बंदे को दे सकते हो। क्योंकि अकाउंटेंट का मतलब कि कोई प्रोफेशनल में नहीं बता रहा हूँ कि उसको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आपके स्टूडियो में हर रोज डेली का कितना इनकम हो रहा है और कितना एक्सपेंस हो रहा है, वो सारी चीज़ वो अपने पीसी के अंदर नोट करके रखे। क्योंकि मंथ एंड के अंदर आपको एटलीस्ट पता चले कि इस महीने के अंदर अपना इनकम इतना हुआ और इतना खर्चा हुआ। तो वो सारी चीज़ आप एक रिसेप्शन काउंटर पे जो भी बैठ रहे उनको दे सकते हो। रिसेप्शन काउंटर का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरा दिन क्लाइंट्स आते रहेंगे, इंक्वायरीज कंटिन्यू आती रहेंगी। हाँ, वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे में ज़्यादा इंक्वायरीज होती है, बाकी नॉर्मल डेज में नॉर्मल क्राउड रहता है। तो वो हिसाब से वो बंदा जो रिसेप्शन काउंटर पे आप बैठा रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो इजीली आपका काम कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट को मैं इसके लिए अकाउंट का काम देने को बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट के हिसाब से साइजिंग लेंगे और प्राइसिंग की बात करेंगे, तो उनको पता रहेगा कि इस टैटू के लिए इतना अमाउंट चार्ज हम लोग करेंगे। तो वो हिसाब से उनको आइडिया रहता है कि इस टैटू का इतना रुपया हुआ है। सेम टाइम पे वो पीसी के अंदर वो नोट करके रख सकते हैं। तो इससे दोनों काम हो जाएगा। क्लाइंट के साथ वो डिस्कस भी कर सकते हैं और जो अकाउंट्स का काम है वो भी आप संभाल सकते हैं। उसके बाद गाइज मेन चीज़ आती है एक्स्ट्रा फंड्स फॉर 6 मंथ। अभी समझ लो आप अपना टैटू स्टूडियो ओपन कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मंथ से आप ओपन करोगे वही मंथ से आपको काम धड़ाधड़ आना चालू हो जाएगा और आपके पास काम की कमी नहीं होगी या आपका स्टूडियो फटाफट ग्रो करने लगेगा। क्योंकि जो भी आप नया स्टूडियो, जो भी बिगिनर लोग हैं जो फर्स्ट टाइम स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोग को खास ध्यान में रखना है कि समझ लो आपका एक महीने का खर्चा जो भी है वो 50,000 है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। समझ लो अभी कोई रेंट पे अगर स्टूडियो ले रहे हैं तो समझ लो 20,000 महीने का उनका रेंट है। 20 to 25,000 में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 20-25 हज़ार रुपया रेंट है। उसके अलावा स्टाफ का सैलरी, फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा वो, फिर छोटा मोटा टैटूज आप बनाओगे तो उसमें भी जो मटेरियल यूज़ होगा उसका भी खर्चा, वो सारी चीज़ मिला के समझ लो राउंड फिगर में अगर 50,000 पकड़ूँ तो 50,000 आपका अगर एक महीने का खर्चा है तो 50,000 इंटू 6 मंथ, तो मतलब कि एक महीने का खर्चा अगर आपका 50,000 हो रहा है तो समझ लो यही सोच के चलने का। जब भी हम लोग स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो यही सोच के आपको चलना पड़ेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ तक समझ लो आपके पास काम आने वाला ही नहीं है। तो वो हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका स्टूडियो बूस्ट हो जाएगा, मतलब कि अच्छा खासा काम आने लगेगा। तो का बिजनेस जो है स्टेबल रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड रखना पड़ेगा एडवांस में। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने तक काम नहीं आ रहा है तो आपका स्टूडियो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आप बंद कर दोगे। तो 2 महीने में या 6 महीने में किसी का भी स्टूडियो इतना जल्दी ग्रो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड रखना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना अच्छा मार्केटिंग करते हो, कितना अच्छा काम दे रहे हो, तो वो हिसाब से आपका स्टूडियो ग्रो कर सकता है। 2 महीने में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। तो वो लोकेशन भी मैटर करता है, वो सारी चीज़ मैटर करती है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब आप स्टूडियो ओपन कर रहे हो तो पूरे मार्केट में पहले आप घूमो, 2-4 जगह पर रिसर्च करो, उसके बाद अच्छा लोकेशन ढूंढ के सारी चीज़ डिस्कस करके रिसर्च करके फिर अपना जो है स्टूडियो स्टार्ट करो। तो ये हिसाब से आपको जो एक्स्ट्रा फंड है वो भी रखना पड़ेगा ताकि आपका स्टूडियो एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू चले। जबकि आपके पास समझो 1-2 क्लाइंट भी 1 महीने में आ गए तो भी आपका लॉस होगा, फिर भी आपको स्टूडियो रन करना पड़ेगा। तब जाके आप एक टाइम के बाद धीरे धीरे अपना अर्निंग जो है स्टेबल कर पाओगे। उसके बाद गाइस लास्ट है स्पेशल सर्विस फंड फॉर क्लाइंट्स। इसका मतलब कि समझ लो, इसका मतलब कि आपको कुछ अमाउंट ऐसा रखना पड़ेगा कि जो आप क्लाइंट के लिए खर्च कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी क्लाइंट्स आपके वहाँ पर टैटू बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ डायरेक्ट आप डिस्कस करके टैटू बना के फिर उनको रफा दफा कर दोगे। तो एक अच्छा रिलेशन क्लाइंट के साथ आपका बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए क्लाइंट के साथ। जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो अभी मैं एग्जांपल दूं तो समझ लो आप किसी शॉप के अंदर कुछ खरीदी करने के लिए जब कपड़े लेने जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर आप कपड़े ले रहे हो तो वहाँ का जो स्टाफ है वो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि सर आपको क्या चाहिए। आप बोलोगे मुझे पैंट शर्ट चाहिए, 2-4 शर्ट निकाल के दिखाएंगे तो आपको उसमें से एक पसंद आ गया, शर्ट लिया, पैसा दिया और आप निकल गए, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। उसके बदले समझ लो आप ऐसी शॉप में जा रहे हो जहाँ का स्टाफ जो है वो वेलकमिंग है, मतलब कि जैसे आप जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट से आपको आपके साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि आइए सर हमारे शॉप में
बहुत टाइम के बाद आप दिखे, कैसे हो, आप क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, फिर आपके साथ अच्छे से बात करते। बहुत सारी शॉप में मैंने देखा भी है चाय कॉफ़ी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम एंड वो सारी चीज़ें भी मंगवाते हैं क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्लाइंट्स के साथ आप जितना अच्छे से बात करोगे, जितना उनको रिस्पेक्ट दोगे, जितना उनको स्पेशल फील करवाओगे, उतना ही उनको क्लाइंट को अच्छा लगेगा। और समझ लो आप ऐसी शॉप में जा रहे हो जहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी ऑफर की जा रही है, तो वही शॉप में आपको दूसरी बार जाने का मन करेगा और साथ ही साथ आपको वहाँ की सर्विस भी अच्छी लगी, तो वही शॉप में आप दूसरी बार भी जाओगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कोई क्लाइंट अगर आपके पास आते भी है तो उनको चाय कॉफ़ी ऑफर करो। उनके अलावा अगर समझो लंच टाइम है, काफ़ी दूर से क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनके साथ उनके लिए लंच भी आप ऑर्डर कर सकते हो, या शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो थोड़ा बहुत आप उनको नाश्ता भी करवा सकते हो। एंड उसके बाद अगर समझ लो किसी क्लाइंट्स का बर्थडे है, अपने खुद के बर्थडे के दिन समझ लो कोई क्लाइंट आपके वहाँ पर टैटू बनवाने के लिए आ रहे हैं, तो जब आपको पता चलता है तो आप सरप्राइजली उनको एक विश कर सकते हो, मतलब छोटा सा केक मंगवा के आप केक कटिंग कर सकते हो। और ये हिसाब से आप क्लाइंट का सेलिब्रेशन अपने स्टूडियो के अंदर कर सकते हो, बर्थडे का सेलिब्रेशन जो होता है, तो उनको एक स्पेशल फील होगा कि, और वो भी ज़्यादा खुश होंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना होगा, 300 400 500 रुपये का केक आएगा, तो वो हिसाब से। बट एक बार जो क्लाइंट आपके वहाँ पर आ गया, जिनका रिलेशन आपके साथ अच्छा हो गया, तो वो क्लाइंट दूसरी बार आपको छोड़ के किसी और आर्टिस्ट के पास नहीं जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करोगे बट काम आपका कुछ अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आपको फिनिशिंग टैटूइंग में अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी आपको साथ ही साथ सर्विस भी देना है। और ये एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, मतलब कि कोई क्लाइंट अगर आपके पास 2000 का टैटू भी बनवाने आ रहा है, फिर भी आप 2000 का टैटू के सामने उसको बेस्ट सर्विस दे रहे हो, मतलब टैटू का जो अमाउंट पे कर रहे हैं उससे अच्छा आप उनको टैटू बना के दे रहे हो। साथ ही साथ आप उनको ऐसी चीज़ चाय कॉफ़ी या थोड़ा बहुत उनको स्पेशल फील करवाते हो, तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दूसरी बार आपके स्टूडियो में आना पसंद करेंगे। और उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में भी आइडिया है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आते हैं तो सबसे पहले जो आप कंसर्न फॉर्म भरवाते हो उसके अंदर क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स रहती है, जैसे कि फ़ोन नंबर है या एड्रेस है या बर्थ डेट है। तो उसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब क्लाइंट का समझ लो बर्थडे आता है तो वो टाइम पर भी आप उनको विश कर सकते हो। साथ ही साथ समझ लो आपके आजू बाजू में एरिया में या नज़दीक में रहते हैं तो उनके लिए आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ है जो वो आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। आपके बजट के हिसाब से आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हो। समझ लो कोई बर्थडे के दिन आ रहे हैं तो बर्थडे के टाइम पे भी उनको आप गिफ्ट दे सकते हो। गिफ्ट में भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो होते हैं पेन्स देते हैं, पेन के ऊपर अपना नाम लिखवा के देते हैं, तो वो आप दे सकते हो। पेन के ऊपर अपने टैटू स्टूडियो का नाम प्रिंट करवा के वैसे ही एक साथ आप प्रिंट करवाओगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स को उसके थ्रू भी आपका मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि पेन आप दोगे तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं वो पेन यूज़ करेंगे, वो नाम भी आपका देखेंगे, टैटू स्टूडियो का नाम भी देखेंगे। एक मेमोरी भी होता है कि हाँ भाई ये पेन मुझे ये आर्टिस्ट के वहाँ से मिला था, ये स्टूडियो में जाके मिला था। उसके अलावा अगर मैं आपको बेस्ट सजेशन दूँ, बेस्ट आइडिया दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, समझ लो कोई क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास, उनका बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन अगर वो टैटू बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनको वो टाइम पे तो आप नहीं दे सकते, बट थोड़े दिन के बाद एक जो कप आता है, कप के ऊपर जो हम लोग फोटोज प्रिंट करवाते हैं वैसे भी आप मॉडिफाई करके कप्स बहुत सारे मिलते हैं, तो वो भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। और कप के ऊपर भी आपको क्या प्रिंट करना है, टैटू बनाते टाइम पे जो आपका फोटो क्लिक करेगा वो कप के एक बाजू आपका वो फोटो प्रिंट करवाओ और दूसरी साइड आफ्टर जब टैटू खत्म हो जाएगा उसके बाद जो टैटू का पिक रहेगा वो प्रिंट करवा के आप उनको गिफ्ट रैप करके उनको गिफ्ट दे सकते हो। तो जब वो क्लाइंट वो कप यूज़ करेंगे तो वो मेमोरी उनको याद रहेगा कि हाँ ये टैटू मैंने यहाँ से बनवाया था, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्लाइंट को। यही चीज़ मैं अपने स्टूडियो के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट अभी धीरे धीरे करके मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यही मैंने स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ शेयर किया है, तो आप लोग भी इस तरह से क्लाइंट को छोटे मोटे गिफ्ट दे सकते हो। तो सीधी सी बात है, आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हो, जितना अमाउंट वो आपको टैटू के लिए पे करे उससे ज़्यादा आप उनको सर्विस दोगे, अच्छा फील करवाओगे, स्पेशल फील करवाओगे, तो सीधी बात है वो क्लाइंट आपके लिए लॉयल रहेगा। उसके अलावा किसी और आर्टिस्ट के पास वो जाएगा भी नहीं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इससे आपका अच्छा खासा मार्केटिंग भी होगा। जो भी क्लाइंट है वो बाहर जाकर और लोगों को भी बताएंगे कि ये आर्टिस्ट अच्छा है, यहाँ से आप टैटू करवाओ। तो सीधी सी बात है,
जब किसी के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं तो वो एक ट्रस्ट के भरोसे आते हैं, वो ट्रस्ट आपको मेंटेन करते जाना है। इस तरह से आपका काम भी बढ़ते रहेगा और आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी बढ़ते रहेगा। धीरे धीरे करके आपका स्टूडियो ग्रो होने लगेगा। अभी हम लोग अगर कॉस्टिंग की बात करें तो समझ लो लोकेशन के हिसाब से आप किसी अच्छे लोकेशन में अपना जो है स्टूडियो ओपन करना चाहते हो तो अभी समझ लो मेरे एरिया के मैं बात करूँ तो 40 to 50,000 रेंट मिनिमम है। आपके एरिया में क्या रेंट चल रहा है वो लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है, तो आपको पहले वो रिसर्च करना पड़ेगा। तो अभी समझ लो मेरे एरिया में 40 to 50,000 रेंट चालू है खाली, सिर्फ स्टूडियो का या किसी भी शॉप का 100-125 स्क्वायर फीट का रेंट चालू है। उसके बाद इंटीरियर आप करवाओगे तो इंटीरियर में भी आपका मिनिमम 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा खर्चा करवाते हो। कम बजट में भी ऐसा ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे तो ही आपका स्टूडियो प्रीमियम दिखेगा। कम बजट में भी आपका स्टूडियो अच्छा दिख सकता है, बट वो क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस हिसाब से आपका क्रिएटिविटी जो है यूज़ कर रहे हो। अच्छे खासे इंटीरियर को आप हायर कर सकते हो उसके लिए जो आपको सजेस्ट करे कि कम बजट में आपका स्टूडियो अच्छा कैसे बना सकते हो। तो इंटीरियर की भी अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया मिनिमम आप सारी चीज़ इंटीरियर में वो सारी चीज़ आ गई। सीलिंग से लेके सारी जो वॉल्स है या कोई डेकोरेटिव अगर आप पार्ट बना रहे हो, समझ लो अभी ये मैंने टेम्पररी घर के अंदर जो स्टूडियो बनाया है उसमें मैंने ये वॉल बनाया है, बट इसमें मैंने क्रिएटिविटी ये दिखा है कि ये वॉल के ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ये जो ब्लैक कपड़ा है वो भी मैंने मेरे घर पे एक्स्ट्रा पड़ा था, वही कपड़ा मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया है और आजू बाजू में जो है आर्टिफिशियल ग्रास चिपका दिया है। ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है वो एक्चुअली मेरे घर पे जब नया फ्रिज आया था तो उसके अंदर जो पैकिंग करने के लिए थर्मोकोल रहता है, तो थर्मोकोल के ऊपर मैंने ब्लैक कलर का पेंट करके फिर उसको ऊपर हुक अटैच करके उसको टांग दिया है और गणपति के लिए जो LED लाइट्स रहती है वो उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। इस तरह से आप लोग अपने स्टूडियो के अंदर क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो हिसाब से आप इंटीरियर भी करवा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं तो बोलूँगा कि इंटीरियर भी ऐसा करो जो आपको भी अच्छा लगे और क्लाइंट्स को भी, जो क्लाइंट्स आपके स्टूडियो में टैटू करवाने के लिए आए तो उनको भी अच्छा लगे। उसके बाद है इक्विपमेंट्स का खर्चा। इक्विपमेंट्स का अगर मैं बात करूँ तो समझ लो आप अगर आप ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं, मतलब जो भी बेसिक्स है जो मैंने स्टूडियो टूर वाले वीडियो में दिखाया था उतनी सारी चीज़ अगर आप लोगे तो 1 लाख के अंदर आपका सारा चीज़ आ जाएगा। मतलब मशीन से लेके नीडल, टैटू बेड, प्रिंटर, वो सारी चीज़। पीसी उसमें मैंने काउंट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पीसी ऑलरेडी था। अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको लेना पड़ेगा, तो वो भी आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है 1-1.5 लाख रुपया वो इक्विपमेंट्स में सब सारी चीज़ मिला के हो जाए। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो 50-60,000 रुपीज़ आप लोग अंदाजे से लगा सकते हो, क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हो तो वो टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड आपको लगेगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर 50,000 पकड़ रहा हूँ। उसके बाद है स्टाफ। तो स्टाफ की भी सैलरी अगर समझ लो आप मिनिमम 12 से 15,000 अगर स्टार्टिंग में आप रख रहे हो किसी भी स्टाफ की। अगर आप 2 लोग हो तो आपके अंडर जो भी काम करेगा 15-20 हज़ार, या वो हिसाब से आप उनको, और डिपेंड भी करता है उनको एक्सपीरियंस कितना है, उनका काम कैसे है, उस हिसाब से आप उनका सैलरी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा फंड्स का तो मैंने बता दिया कि 3 लाख अगर मैं 50,000 के हिसाब से 50,000 पर मंथ के हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो 3 लाख रुपया तो मेरा वैसे ही हो गया। तो 6 से 8 महीने का आपको एक्स्ट्रा फंड रखना पड़ेगा। उसके बाद जो स्पेशल फंड मैंने क्लाइंट्स के लिए बताया कि आप उनको बर्थडे पे या किसी भी सेलिब्रेशन करके आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, तो उसके लिए आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार आप लगा सकते हो। तो वो हिसाब से आप स्टार्टिंग की बात करो। उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या, जैसे जैसे ग्रो करोगे, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वो हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप 8-10 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो वो आपकी चॉइस है, बट मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि इसके थ्रू आपके जो क्लाइंट्स है उसके साथ रिलेशन भी अच्छा बनेगा, और मार्केटिंग का भी एक स्टाइल है कि इस तरह से भी आप मार्केटिंग कर सकते हो और क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना खुद का मार्केटिंग कर रहे हो। उनको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ से मुझे ये गिफ्ट मिला, ये मेरा बर्थडे था तो मुझे यहाँ से ये चीज़ मिली है, तो वो संभाल के भी रखेंगे। क्योंकि जब कोई गिफ्ट मिलता है ना तो किसी भी, चाहे वो 20-50 रुपये का हो या 2-5 हज़ार का हो, गिफ्ट होता है, वो सभी को अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो हिसाब से आप
छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। गाइस अब बात करते हैं, अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर एक शॉप उनको रेंट पे लेना है जहाँ पर अपना वो स्टूडियो स्टार्ट कर सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोग को ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉप खोलना ही है। उन लोग के लिए मैं आइडिया देता हूँ, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया है वही मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। मैंने जो घर के अंदर स्टूडियो बनाया है उसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप कोई स्टूडियो या कोई शॉप रेंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर से ही स्टार्ट करो। बेस्ट एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास इतना फंड नहीं है जो कि आप एक शॉप में लगा सको, तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आप घर से स्टार्ट करो, खुद के घर पे स्टार्ट करो। सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है तो सब जो टैटू के मटेरियल्स है, मशीन से लेके जो भी मैंने इक्विपमेंट्स बताए, वो सारी चीज़ आप घर पे खुद की ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जैसे जिनका घर भी छोटा है, समझ लो कि उनके पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है। मेरे पास तो एक्स्ट्रा ये रूम था तो उसके अंदर मैंने पूरा स्टूडियो ही बना दिया है। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा एक्स्ट्रा रूम नहीं है जहाँ पर वो अपना स्टूडियो स्टार्ट कर सके, तो भी आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मटेरियल जो है वो आप ले सकते हो और सर्विस देना स्टार्ट करो। सारी चीज़ आप ले लो और धीरे धीरे करके मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। फ्री में स्टार्टिंग में टैटू बना के दो। जब आप क्लाइंट को फ्री में टैटू बना के दोगे तो उसके थ्रू आपका मार्केटिंग हो ही रहा है, बट बेस्ट सर्विस दो। सर्विस मतलब कि कोई क्लाइंट समझ लो आपके स्टूडियो से एक आध 2 किलोमीटर भी दूर रह रहा है, उनके घर पे जाके टैटू बनाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स को ही आपके स्टूडियो में आना है, आप क्लाइंट्स के घर पे जाके भी टैटू बना सकते हो, या फिर उनका शॉप है उनके घर पे, या उनके रिलेटिव के घर पे, अपने फ्रेंड्स के कोई रिलेटिव है उनके घर पे। जब तक आपका खुद का स्टूडियो स्टार्ट नहीं कर लेते तब तक आप इस हिसाब से आप कर सकते हो कि जो भी क्लाइंट्स आपके पास टैटू बनवाना चाहते हैं तो उनके घर पे जाके आप टैटू बना सकते हो। जो भी आपका मटेरियल्स रहते हैं वही आपको लेके जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा स्टूडियो नहीं था, पहले ये मेरे रूम में मैंने स्टूडियो नहीं बनाया था, ये एक्चुअली बेडरूम ही था। तो वो टाइम पे मैंने भी किया है। स्टार्टिंग में मैं भी क्लाइंट्स के घर पे जाता था, सारी चीज़ जो बैग रहता है वो सब लेके। तो स्टार्टिंग में मैंने भी ये सब चीज़ किया है। बट अभी कैसा है कि अभी मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो मेरा एक कॉन्टैक्ट बन गया है। मेरा जो भी पुराने जो क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू भी मेरे पास आते हैं, और बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स मेरे से टैटू बनवाए हैं उनको पता है कि ये बंदा यहाँ पे टैटू बनाता है, इनका अभी प्रॉपर स्टूडियो भी है। तो यही चीज़ आपको करनी है। जब तक आपका नाम मार्केट में नहीं आता है, जब तक आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते, आपका नाम नहीं होता है थोड़ा बहुत, तब तक आपको क्लाइंट्स को सर्विस देना पड़ेगा। उनके वहाँ पर जाकर आप टैटू बनवाओ, तो जिनके थ्रू आपका नाम मार्केट में जाएगा, पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ भाई आप भी टैटू करते हो। तो एक टाइम के बाद जब आप इतने कैपेबल हो जाओ, जब आप एक खुद का स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हो, तो वो टाइम पर आप अपने पैसों से कर सकते हो। इसके लिए आपको घर से भी मतलब अपने फैमिली से भी मांगना नहीं पड़ेगा। मैं ये सारे सजेशन आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव यही है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी सब्सक्राइबर सच में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी कर रहे हैं खुद के दम पे करो। अगर आप स्टार्टिंग में सब लोग आपको बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ इससे कुछ नहीं होगा, तो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, किसी का बात मत सुनो। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो सारी चीज़ आप कर सकते हो। यही चीज़ मैंने की है। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला हुआ है, जब मैं स्टार्टिंग में सीखा था तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, यूट्यूब से मैंने देख के सीखा था। और मैंने वो टाइम पे सोचा भी नहीं था कि आगे जाके एक दिन मैं भी यूट्यूब पे ऐसा किसी को सिखा सकता हूँ। और आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया, फिर क्लाइंट्स के घर पे जाके टैटू बनाने लगा, फिर वो हिसाब से मेरे पास क्लाइंट आने लगे। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्लाइंट मतलब उनके घर पे बुलाते हैं टैटू बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं जाता हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो है मेरे घर पे भी आते थे। तो धीरे धीरे करके जब मेरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे तो वो टाइम पे मुझे अभी लगा कि हाँ, मुझे अभी प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करना चाहिए। बट स्टूडियो सेटअप करने के पहले भी मैंने एलियंस का कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में सब टाइप के टैटू नहीं आते थे। सिर्फ छोटे मोटे टैटू बना लेता था, स्क्रिप्ट या लाइन आर्ट, छोटा मोटा डिज़ाइन हो। तो अब मैं सब टैटू बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपने रूम के अंदर ही एक प्रॉपर स्टूडियो बनाऊँगा। और वो हिसाब से मेरे को इतना टाइम हुआ कि 7-8 साल मैंने इसमें लगाया, तब जाके मेरा आज मैं खुद का ये स्टूडियो स्टार्ट करके टैटू कर रहा हूँ।
अब जब मैंने 7-8 साल बोला तो बहुत सारे लोग के माइंड में ये आया रहेगा कि ये बंदे ने 7-8 साल मेहनत किया है, उसके बाद जाके अब आज ये टैटू स्टूडियो अपना वो भी घर से उसने स्टार्ट किया है। तो ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े। जितना हो सके आप जल्दी अपना जो है स्टूडियो स्टार्ट करो, यही मेरा बेस्ट विशेष है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को मैं यही बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप जल्दी ग्रो करो और अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट करो। जो भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा गाइज और एक चीज़ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने चैनल पे टैटूइंग के बारे में सिखाऊंगा, बट आज टैटूइंग का सिखाते सिखाते अपने ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और 3000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने वाले, इसका मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सच में टैटूइंग सीखना है बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो प्रॉपर सीख सके। अगर सीख सके ऐसा सोर्स है तो फिर उनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है या पैसों का प्रॉब्लम है। मुझे आज समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में ज़रूरत है। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो उन लोग के लिए ही बना रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करना और मैं आप लोग के लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था और वीडियो एंड करने से पहले और एक चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करनी है कि हर बार मैं क्या करता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर पे मैंने Q&A वीडियो बनाया था, 2000 पे भी मैंने Q&A वीडियो बनाया था, बट 3000 जब होंगे तो इस बार मैं Q&A वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि 3000 सब्सक्राइबर पे हम लोग एक लाइव रखेंगे। मैं मतलब यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव हम लोग बात कर सकते हैं। जिसको भी जो भी डाउट है या कुछ बात करनी है तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव में बात करेंगे। तो वो भी आप लोग मुझे आइडिया दो कि मुझे किस टाइम पे लाइव करना चाहिए। मतलब मोस्टली हम लोग संडे को ही रखेंगे क्योंकि संडे को जो भी स्टूडेंट या जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी करते हैं या जॉब करते रहेंगे, तो संडे को मोस्टली सबको छुट्टी होता है ऑलमोस्ट। तो हम लोग संडे को लाइव रखेंगे। तो 3000 सब्सक्राइबर जब हमारे हो जाएंगे तो वो उसके बाद जो भी संडे आएगा तो हम लोग वो टाइम पे लाइव रखेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कौन से टाइमिंग पे हम लोग लाइव कर सकते हैं। 2 टाइमिंग में आप लोग को ऑप्शन देता हूँ, या तो हम लोग सुबह को 11 बजे रखेंगे या फिर इवनिंग में 5 बजे रखेंगे। सुबह 11 बजे रखना है या शाम को 5 बजे रखना है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे डीएम करके मत बोलना, ये इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग 11 बजे के लिए बोल रहे हो, कितने लोग जो है 5 बजे के लिए बोल रहे हैं। तो वो हिसाब से मैं इसके बाद जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं वीडियो में बता दूंगा कि ये टाइम पे हम लोग लाइव करेंगे, वो टाइम पे हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग को सवाल करना है वो टाइम पे मुझे सवाल कर सकते हैं, जो भी सवाल करना है, जो भी पूछना है वो टाइम पे पूछ सकते हैं। वो मैं लाइव में आप लोग से बात करूँगा। तो और इसके पहले मैंने लाइव कभी किया नहीं है यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाएगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। वो मैं अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो यही चीज़ बस आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। तो और कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत कि सुबह 11 बजे हम लोग को लाइव करना है या शाम को 5 बजे करना है। सो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।